सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम्पायर क्या है ये जान लेते हैं। विजयनगर एम्पायर अगर आप देख सकते हैं इस मैप में तो आपको यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर दिखाई दे रहा है। हियर ये जो आपको दिख रहा है ये विजयनगर एम्पायर और इसके ऊपर जो ये बहमनी एम्पायर है। बहमनी एम्पायर और ये विजयनगर एम्पायर। तो आज हम जो स्टडी करने वाले ये आपको फ्लैग दिख रहा है विजयनगर एम्पायर का। आज हम स्टडी करेंगे विजयनगर एम्पायर को। विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरिहर और बुक्का ऐसे दो लोग हुआ करते थे। इन्हें फाउंडर ऑफ विजयनगर सिटी कहा जाता है इन 1336 एडी। तो याद रखिएगा टाइम 1336 एडी में इन सदर्न बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा इसे फाउंड किया गया था बाय हरिहर एंड बुक्का। सो तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे सदर्न बैंक पे। उसके साथ साथ किंगडम ले इन द डेक्कन टू द साउथ ऑफ बहामनी किंगडम है ना कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साउथ में है बहामनी किंगडम के और उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये डेक्कन में भी है ना डेक्कन में है और साउथ में भी है बहामनी किंगडम के। इसे कहा जाता है विजयनगर एम्पायर। उसके साथ साथ कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी कहते हैं कि ये लोग जो थे ये होयसाला जो एम्पायर था उनके आर्मी में ये लोग कमांडर्स हुआ करते थे। हरिहर और बुक्का जो थे तो वहां से ये लोगों ने इसे डेवलप किया था अपने विजयनगर एम्पायर को। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है तो कुछ लोगों का ये भी कहना है। कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि वो तेलुगु पीपल हुआ करते थे है ना। तेलुगु पीपल जो फर्स्टली एसोसिएटेड थे विद काकटिया किंगडम है ना काकटिया किंगडम से एसोसिएटेड हुआ करते थे वो तेलुगु पीपल जो थे वो थे हरिहर और बुक्का। और जो होयसाला किंगडम था होयसाला एम्पायर था उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है होयसाला एम्पायर का उसे ये कंट्रोल करते थे। ऐसा इन्होंने कहा था। पहले उन्होंने उसे कैप्चर किया फिर धीरे धीरे जब ये होयसाला किंगडम एम्पायर जो है ये डिक्लाइन हो गया उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो है यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया और यहाँ पे फिर इनका रूल शुरू होता है। फिर यहाँ से शुरू होता है विजयनगर एम्पायर। इस तरह से कुछ हिस्ट्री है कुछ बेसिक आइडिया हमें मिलती है विजयनगर एम्पायर के बारे में जो हरिहर और बुक्का थे उनके बारे में। अब ये विजयनगर एम्पायर जो था ये तो बन गया बट ये बनने के बाद आपको ये बता दूं कि जब ये एम्पायर बन जाता है तो इसमें अलग अलग डायनेस्टी आके रूल करती है। ऐसे टोटल 4 डायनेस्टी आई अलग अलग टाइम पे। एक डायनेस्टी आती गई उसका डिक्लाइन हुआ फिर दूसरी डायनेस्टी आई। इस तरह से विजयनगर एम्पायर जो है इट वॉज रूल्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और उनके नाम है पहली है संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी जो इट वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। जैसे कि अभी हमने देखा संगम डायनेस्टी जो है उसके हरिहर और बुक्का हुआ करते हैं। हरिहर और बुक्का ये नाम अभी हमने देखे। उसके साथ साथ एक आती है सलुआ डायनेस्टी। सलुआ डायनेस्टी जो है वो सलुआ नरसिम्हा ने बनाई थी। उसके साथ साथ तुलुआ डायनेस्टी आती है जो वीर नरसिम्हा ने बनाई थी। अरविडू डायनेस्टी आती है जो तिरुमला ने बनाई थी। आपको ये इन लोगों के नाम भी पता रहे तो काफी है यहाँ पे किस डायनेस्टी के। बाकी जो इंपॉर्टेंट रूलर है उन्हें ही हमें स्टडी करना है। यहाँ विजयनगर एम्पायर या फिर बहमनी एम्पायर जो इससे हमें सभी रूलर्स को स्टडी नहीं करना होता है लाइक मुगल्स या फिर लाइक दिल्ली सल्तनत। हमें जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है उन्हें स्टडी करना होता है क्योंकि काफी सारे जो रूलर्स है उनके कोई जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है कोई हिस्ट्री में जो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेंगे या फिर उनकी कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री भी नहीं है जो हम उसे अलग से स्टडी करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको जो जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे चाहे वो विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी के हो सलुआ डायनेस्टी के हो तुलुआ डायनेस्टी के हो या फिर अरविडू डायनेस्टी के तो हो। हम यहाँ पे जो जो बेसिक अच्छी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संगम डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। संगम डायनेस्टी में सबसे पहले आपको बता दूं कि संगम डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट जो रूलर्स है उसमें हरिहर फर्स्ट सबसे पहले रूल करते जो कि 1336 से 1356 तक रूल करते। इनमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि विजय नगर और बहामनी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा था 3 एरिया में। एक है रायचूर दोआब एक है गंगा गोदावरी दोआब डेल्टा और एक है मराठवाड़ा। अब दोआब यानी क्या होता है आप तो जानते हैं। दो जो रिवर्स होती है उसके बीच का जो रीजन होता है उसे दोआब कहा जाता है। और दोआब जो था ये रायचूर दोआब ये कहाँ का है तो ये भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। रायचूर दोआब इज अ दोआब बिटवीन यहाँ पे दो रिवर्स के नाम मैं लिखता हूँ। इट इज कृष्णा एंड अनदर रिवर इज तुंगभद्रा। तो दोआब बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा उसे रायचूर दोआब कहा जाता है। कृष्ण गोदावरी का जो भी डेल्टा का रीजन था उस पे उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और मराठवाड़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किसके बीच में तो दो एम्पायर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया इन दोनों के बीच में कि ये एरियाज किसको मिलेंगे है ना। इस तरह से पहले जो रूलर आते उनके काफी कॉन्फ्लिक्ट चला और ये हमेशा ही चलते रहा। तो 1336 में इनका जो डायनेस्टी थी ये बनी हुई थी। इस डायनेस्टी को कहा जाता है जो कि हम जानते हैं वो है विजयनगर डायनेस्टी। उसके बाद जो सेकंड रूलर है वो बुक्का होते हैं जो हमें पढ़ना होता है इंपॉर्टेंट रूलर है। ये 1356 से 1377 तक रूल करते हैं। उन्होंने आप ये याद रखेगा कि शंभुवर्य करके जो है ये किंगडम था अर्कोट का उन्हें हराया। उसके साथ साथ रेड्डी जो है कोंडावीडू को उन्हें हराया 1360 में। तो एक तरह से हम देखते तो एरकॉट का रीजन भी विजयनगर में समा गया। कोंडावीडू का भी रीजन बुक्का के टाइम पे जो विजयनगर था उसमें समा गया। उसके साथ साथ जो रीजन था जिसमें पेनुकोंडा जो है पेनुकोंडा के अराउंड जो रीजन था उसे भी एनेक्स कर लिया गया। पेनुकोंडा जो है वो लगभग यहाँ पे आता है इस तरफ आते हुए आपको दिखता है। ओके यहाँ पे
सो यहाँ पे आएगा पेनुकोंडा, तो पेनुकोंडा वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश में आता है लगभग यहाँ पे। तो ये भी उन्होंने उसके साइड का जो रीजन है वो भी उन्हें मिल जाता है और ये काफ़ी बड़ा एक एम्पायर सेटअप हो जाता है। इस तरह से विजयनगर एम्पायर एक बड़ा एम्पायर दिखने लगता है इसके बाद। सो उसके बाद हम देखते हैं कि बुक्का ऑल्सो डिफीटेड द सल्तनत ऑफ मदुराई। मदुराई के जो सुल्तान थे उन्हें भी 1317 में हरा लिया और मदुराई भी इनके अंडर आ गया। एक्सटेंडेड इस टेरिटरी इनटू साउथ ऑल द वे टू रामेश्वरम, है ना? तो रामेश्वरम तक ये पूरी जो टेरिटरी है ये बढ़ा दी गई, इसलिए आपको दिख रहा है कि ये कितनी बड़ी टेरिटरी बन जाती है विजयनगर एम्पायर की। उसके साथ-साथ उन्होंने गोवा का भी कंट्रोल अपने अंडर ले लिया एंड द किंगडम ऑफ ओडिशा जो है, जो ओरिया थे, ओरिया कहते हैं उन्हें, जो किंगडम ऑफ ओडिशा था, उन्हें भी उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके साथ-साथ उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद हरिहर टू सेकंड जो है ये बन जाते हैं यहाँ के रूलर। सो काफ़ी बड़ा एक पोर्शन, काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन हमें देखने मिलता है बुक का फर्स्ट के वक़्त, जो कि हम देख रहे हैं विजयनगर एम्पायर का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर हमें पढ़ने हैं वो है देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट जो है ये 1406 से 1422 तक रूलर बने। ये हरिहर सेकंड जो थे, हरिहर सेकंड कौन थे आपको पता है? हरिहर सेकंड बुक्का फर्स्ट जो थे उनके बेटे थे। तो ये तीसरे बेटे, यानी ये बेटे थे हरिहर टू सेकंड उनके, तो हरिहर सेकंड के ये तीसरे बेटे थे। तो इनके बीच में और भी 2 रूलर्स आके गए हरिहर टू के बाद और ये बनते हैं फिर देवराय। तो इनके बारे में थोड़ा-सा हमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखते थे ही इज़ नोन फॉर हिज इरिगेशन वर्क वेयर द डैम वाज़ बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा विथ कैनल लीडिंग टू द सिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुंगभद्रा रिवर के पास बहुत यानी इन्होंने डैम्स बनाए थे, उसके साथ-साथ कैनल्स बनाए थे जो सिटी तक जाते थे। तो इनका इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है क्योंकि निकोलो डे कॉन्टी करके जो है, निकोलो डे कॉन्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निकोलो डे कॉन्टी करके जो है ये यहाँ पे इंडिया में विजिट करते हैं ड्यूरिंग देवराया फर्स्ट। सो ये निकोलो डे कॉन्टी थे कौन? तो निकोलो डे कॉन्टी जो है वो इटालियन मर्चेंट थे, इटालियन मर्चेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये विजिट करते हैं ड्यूरिंग देवराया फर्स्ट और ये सब बताते हैं कि इरिगेशन वर्क कितना परफेक्ट था और यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी हुआ क्योंकि इरिगेशन वर्क भी अच्छा था और काफ़ी पानी की कभी कमी नहीं जाती थी देवराया फर्स्ट को, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट किया था। सो निकोलो डी कॉन्टी के बारे में बता चुका हूँ, ही विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीन। सो ये सब आपको पता चल गया है। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो अगले इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो देवराया सेकंड। देवराया सेकंड जो है ये 1424 से 1446 तक रूल करते हैं विजयनगर किंगडम में। ही वाज अ ग्रैंडसन ऑफ देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट जो थे इनके ग्रैंडसन आपको देखने मिलते हैं। तो इनके बीच में और भी रूलर आके के देख सकते हैं आप 22 से 24 के बीच में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब इनके ग्रैंडसन आता है देवराया फर्स्ट, ये थोड़े से देवराया सेकंड, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह जो है बहामनी किंगडम के, ही इन्वेडेड विजयनगर ड्यूरिंग देवराया सेकंड। सो उन्होंने यहाँ पे अटैक भी किया था अहमद शाह ने और काफ़ी सक्सेसफुल अटैक भी था ये। देवराया सेकंड को काफ़ी तकलीफ भी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं तो ही वाज आल्सो कॉल्ड द प्रौढ़ देवराया। प्रौढ़ देवराया भी उन्हें कहा जाता था। तो कभी-कभी हम ये देखते हैं कि मेनली जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्होंने, देवराया सेकंड ऐसे थे जिन्होंने अपने आर्मी में काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे उन्हें यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था, जो कि बहुत अच्छे हम देखते हैं तो कैवलरी वाले थे। कैवलरी यानी जो घोड़ा वाला जो दल होता है उसमें कैवलरी, कैवलरी वाले थे, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स अच्छे थे और उसके साथ-साथ आर्चर भी थे अच्छे-अच्छे, इन्हें इंक्लूड कर लिया था। तो ये बहुत अलग सी एक चीज़ देखने मिलती है। बट ये जो इंडक्शन था कि मुस्लिम्स को आर्मी में लेने का, ये देवराया फर्स्ट के वक़्त से शुरू हुआ था, जिसे इन्होंने कंटिन्यू रखा था। बट इन्होंने कैवलरी और आर्चरी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उनको प्रौढ़ देवराया भी कहा जाता है। उनके जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उनको टाइटल दिया है वो है गजबेटकारा। गजबेटकारा यानी हंटर ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट को अभी मारता है वो होता है गजबेटकारा और वो थे देवराया सेकंड। यानी आपको पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा एक तरह से ब्रेव रूलर कहे गए हैं क्योंकि उनको एक टाइटल दिया है गजबेटकारा। उसके बाद अब्दुल रज़ाक जो है, जो कि एनवॉय थे शाहरुख के, शाहरुख करके जो एनवॉय है पर्शिया के, उनके एनवॉय जो थे या फिर आप कह सकते हैं एम्बेसडर जो थे, वो अब्दुल रज़ाक इनके कोर्ट में आते हैं, इनके दरबार में विजिट करते हैं, इनके रीन में। उसके साथ-साथ इनके बारे में बता दूँ कि अब्दुल रज़ाक जो थे ये ज़ैमोरिन जो थे उनके भी पास गए थे, उनके भी पैलेस में ये गए थे क्योंकि आप देखते हैं कि ज़ैमोरिन जो थे, इनका नाम हमने पढ़ा है जब पोर्तुगीज़ को हम पढ़ते हैं ना, तो पोर्तुगीज़ को जब हम पढ़ रहे थे, सो हमने ये ज़ैमोरिन का भी नाम पढ़ा था, ओके। सो ज़ैमोरिन को ने वेलकम किया था वास्को द गामा का, है ना? तो ज़ैमोरिन जो थे ये कैलीकट में रूलर हुआ करते थे उस वक़्त। ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे मैंने बता दी अबाउट अब्दुल रज़ाक, जो इनके पास भी आए थे ज़ैमोरिन के पास, जो कि कृष्णदेवराय सेकंड के पास भी आए थे। सो ये हो गया। इसके यहाँ पे हमें संगम डायनेस्टी जो इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो है सुलवा डायनेस्टी। सुलवा डायनेस्टी धीरे-धीरे ये डायनेस्टी डिक्लाइन कर जाती है और फिर नेक्स्ट जो आती है वो सुलवा डायनेस्टी होती है। सुलवा डायनेस्टी जो है उसके इंपॉर्टेंट रूलर है सबसे पहले सलुवा नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा जो है ही वाज़ द फाउंडर ऑफ सलुवा डायनेस्टी, इसलिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। कभी-कभी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि हू वाज़ द फाउंडर ऑफ सलुवा
डायनेस्टी, तो सलुवा नरसिम्हा वाज द फाउंडर ऑफ सलुवा डायनेस्टी एंड ही फाउंडेड द डायनेस्टी इन 1486। उन्होंने 1491 तक रूल किया और उसके बाद इमडी नरसिम्हा जो थे ये रूलर बने। ये जो इमाडी नरसिम्हा थे वो 1491 से 1505 तक रूलर रहे। और मेन बात क्या है कि ये पूछा जा सकता है कि वास्को द गामा जब आए थे तो वहां पे कौन थे, कौन रूलर हुआ करते थे विजयनगर में, तो आप याद रखिएगा तब वहां पे इस इमडी नरसिम्हा रहते थे। तो वास्को ड गामा जो है ये इंडिया में आते हैं, कब आते हैं आपको पता है? सो ईयर है वास्को द गामा का इंडिया में आने का, वो है 1498। और आप देख रहे हैं कि तब ये रूलर हुआ करते थे। 1498 में आते हैं और कहाँ पे आते हैं वास्को द गामा? कैलिकट में। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस थिंग्स इन माय मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर। सो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो देखा था पोर्तुगीज, उसमें हमने ये चीज पढ़ी हुई है। सो यहाँ पे दो रूलर आपको याद रखना है, सलुआ नरसिम्हा और इमडी नरसिम्हा। सो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी। इसमें इतना ही याद रखना है, इस डायनेस्टी में इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि वास्को द गामा इस डायनेस्टी के वक्त आए थे विजयनगर। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी जो है इनके हम इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ तुलुवा डायनेस्टी में सबसे पहले देखा जाता है वीर नरसिम्हा को। वीर नरसिम्हा को इसीलिए स्टडी किया जाता है कि ये 1505 से 1509 तक तो रहे, बट ही वाज द फर्स्ट रूलर, ही वाज द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी को के फाउंडर थे, तो ही बिकेम किंग आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इमडी नरसिम्हा। इमडी नरसिम्हा जो थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर आखिरी रूलर जो थे, इनको मार देते हैं और मारने के बाद ही वाज द सन ऑफ रिजेंट दैट इज नरसा नायक ऑफ इमडी नरसिम्हा। आपको इमडी नरसिम्हा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इमडी नरसिम्हा का कैसा था? इमडी नरसिम्हा जो थे ही वाज माइनर जब ये रूलर बनते हैं। माइनर होने के कारण कोई रीजेंट होना चाहिए जो कि संभाल सकता है आपके किंगडम, आपको आपके असिस्ट कर सकता है, और रीजेंट का इनके नाम था, वो था नरसा नायक। नरसा नायक जो थे, इनके जो बेटे थे उनका नाम था वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा जो थे उन्होंने इमडी नरसिम्हा को मार दिया और फिर ये पूरा जो किंगडम था वो अपने अंडर ले लिया। दिस वाज द स्टोरी, है ना। तो ये सब चला और यहाँ से फिर शुरू होता है वो है तुलुवा डायनेस्टी, जब रूल करना शुरू करते हैं वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, बट हमें जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है विजयनगर एम्पायर में वो है कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राया बिकेम द रूलर ऑफ दिस विजयनगर एम्पायर, या फिर हम कह सकते हैं तुलुवा डायनेस्टी, इन द ईयर 1509 एंड ही रूल्ड टिल 1529। He maintained the friendly relationship with Albuquerque। अल्बुकर्क के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पोर्तुगीज गवर्नर थे। मेरा जो वीडियो है पोर्तुगीज पे मॉडर्न इंडिया का, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। तो अल्बुकर्क के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। अल्बुकर्क जब गवर्नर थे तब कृष्णदेव राय ही रूल कर रहे थे विजयनगर में। उसके साथ साथ ही वन ओडिशा। ओडिशा, अभी उसको ओडिशा कहा जाता है, ओडिशा ये जीत गए, जो कि गजपति किंगडम के अंडर आता था, उसे ये जीत गए फिर से। तो विजयनगर एमर्ज्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज रीन, है ना। तो इनके वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था विजयनगर। हालांकि पहले भी कोई ओडिशा जो है उसे जीते थे, बट वो वापस उनके हाथ से चले गया था। तो उनको रिटर्न जो लाया था वो थे हम देखते हैं कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राय ने ही टुक टाइटल सच एज यवनराज स्थापनाचार्य। ओके, सो ये टाइटल दिया गया था कृष्णदेव राया को, यवनराज स्थापनाचार्य। उसके साथ साथ अभिनव भोज भी इनको टाइटल दिया था, आंध्र भोज, उसके साथ साथ आंध्र पितामह। इस तरह के टाइटल्स थे कृष्णदेव राय के। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, या फिर यवनराज स्थापनाचार्य, ये सब टाइटल है। ही टुक दिस टाइटल कृष्णदेव राया। उसके बाद ही वाज गिफ्टेड स्कॉलर इन तेलुगु। तेलुगु में काफी ज्यादा ये एक तरह से हम देखते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे ये, और संस्कृत में भी एक्सपर्ट थे। ये खुद लिखा करते थे, काफी सारी बुक्स जो है उनके ऑथर भी हुआ करते थे, जैसे कि अमुक्तमाल्याद जो है ये तेलुगु वर्क है पॉलिटी में, इसके ये ऑथर हुआ करते थे। उसके साथ साथ जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत ड्रामा है, इसके भी जो जिन्होंने लिखा है, ये कंपोजर है, वो कृष्णदेव राया ही है। तो कृष्णदेव राया ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, तेलुगु हो या संस्कृत हो उसमें, और ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1529 तक ये रूल करते हैं, एंड बाबर केम टू इंडिया इन ईयर 1526। आगे हम पढ़ने वाले मुगल्स को, उसमें आपको पता चलेगा 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, एंड पानीपत की जो बैटल था उसमें बाबर जो है ये जीत जाते हैं, और बाबर हरा देते हैं इब्राहिम लोधी को। सो ये हम अगला जो लेक्चर होगा बहामनी किंगडम के बाद हम बाबर को ही पढ़ने वाले। तो बाबर वाले लेक्चर में हम ये पानीपत की लड़ाई और ये सब पढ़ने ही वाले। सो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी विजयनगर के लिए। तो विजयनगर में हमने जो डायनेस्टीज देखी, वो उसके पहले आपको ये बता दूं कि सॉरी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो है इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी कृष्णदेव राया के बारे में, बट इसमें एक और इन्फॉर्मेशन हमें लेनी पड़ती है, वो है अष्टदिग्गज की। इनके जो कोर्ट था कृष्णदेव राय का, उसमें अष्टदिग्गज लोग हुआ करते थे। अष्टदिग्गज, अष्ट यानी 8, तो ग्रुप ऑफ 8 स्कॉलर्स हुआ करते थे इनके कोर्ट में, जैसे कि पेडन्ना जो है, ही वॉज द ऑथर ऑफ मनुचरित्रम इन्होंने लिखा था, और इनको कहा जाता है आंध्र
कवि पितामह, है ना? आंध्र कविता पितामह इन्हें कहा जाता है। आंध्र कविता पितामह जो है वो होते हैं पेडन्ना, और पेडन्ना इनके वक़्त ही थे, इन्हीं के दरबार में थे। उसके साथ-साथ उन्हीं के कोर्ट में थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे ये सब वर्क में, और ये इन्होंने अपने इसमें 8 लोग भी रखे थे, है ना? सो नंदी थिम्मना जो है ये ऑथर बने हैं। परिजात पहारनाम, ओके, सो परिजात पहारनम के ये एक ऑथर बनते हैं, और वो है नंदी थिम्मना। उसके बाद थर्ड नाम जो है ये है माडयागरी मल्लना धुरजाति। फिफ्थ हमें देखना मिलता है अय्यल राजू रामभद्र कवि, ये उसके साथ साथ पिंगली सुराना, ये एक और नाम मिलता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है रामराज भूषण, ये उसके साथ साथ तेनाली रामकृष्ण। ये सबके वर्क्स जो है ये काफ़ी फेमस है, और ये सब बहुत फेमस स्कॉलर्स है जो कि लिखा करते थे। तो अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज किसके पास थे? तो कृष्णदेव राया के पास अष्टदिग्गज हुआ करते थे। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। जो सक्सेसर थे कृष्णदेव, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो डायनेस्टी है ये किस तरह से खत्म होती गई। जो डायनेस्टी इतने अच्छे से चलाई थी कृष्णदेव राय ने, जिसे तुलुवा डायनेस्टी हम कहते हैं। सो तुलुवा डायनेस्टी का किस तरह से डिक्लाइन होते गया, तो सबसे पहले बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ इन 1565। कृष्णदेव राय चले गए, उसके बाद उनके जो सक्सेसर आए वो काफी वीक थे। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स थे इनको लग के, इनको सराउंड कर रहे थे जो किंगडम, जैसे कि अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, बीदार हो गया। द डिक्लेयर्ड वॉर ऑन विजयनगर, सबने एक साथ वॉर कर दिया विजयनगर पे, और वो जो रूल था विजयनगर का अलिया राम राया के पास था, है ना? या फिर इन्हें राम राज भी कहा जाता है। अलिया राम राज या राम राय, इनके पास ये किंगडम था, और अलिया राम राया राज वाज डिफीटेड। इतने सारे लोगों ने अटैक कर दिया और ही वाज डिफीटेड, एंड ही एंड हिज पीपल वर किल्ड मर्सिलेसली। बहुत बुरी तरह से सबको मारा गया, और विजयनगर जो था इट वाज पिलेज्ड एंड ruined, है ना? तो इसे पूरा खत्म कर दिया, इसे पूरा नष्ट कर दिया था, ये जो विजयनगर किंगडम था उसे, और लोगों को भी मर्सीलेसली मारा गया था। ये सब ने ये मिलकर अटैक किया था अलया राम राया पे, है ना? सो यहाँ पे फिर जो तुलुवा डायनेस्टी थी ये थोड़ी सी हमें यहाँ पे डिक्लाइन होती हुई दिखी। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो है अराविडा डायनेस्टी। अराविडु डायनेस्टी जो है, अराविडु डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये जो डिजास्टर हुआ था राम राया के वक्त, है ना? तो राम राया को जब मार दिया गया बैटल फील्ड में, तो उनके जो भाई थे दैट इज तिरुमला देव राया, वो वहां से निकल गए। वो वहां से भाग जाते, और वो तो फ्रॉम द बैटल ऑफ विजयनगर, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारा वेल्थ का पोर्शन लेके गए थे इस एम्पायर से। काफी सारा जो भी वेल्थ है वो लेके जाते हैं, और एक पपेट किंग था जिनका नाम था सदाशिव राय, वो उनके साथ चले जाते हैं पेनुगोंडा में। उसके बाद वो बहुत कोशिश करते हैं कि रीएस्टेब्लिश किया जाए एम्पायर को, बट ये जो एम्पायर बनता है फिर ये एम्पायर विजयनगर में नहीं रह सकता है, फिर ये पेनुगोंडा की तरफ आ जाता है। और यही जो डायनेस्टी थी राम राया के भाई की, ये कहलाई यहाँ पे अराविडु डायनेस्टी। अराविडु डायनेस्टी जो है ये फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई। सदाशिव देव राया जो थे, है ना, उनके भाई ये और हम देखते हैं कि सदाशिव राय जो है ये एक पपेट किंग बन चुके थे एम्पायर के, है ना? सो काफी सारे लोग उनको चला रहे थे, काफी सपोर्ट से चल रहे थे सदाशिव राय। तो एम्पायर जो था ये स्लोली श्रंक हो गया, और अराविडु डायनेस्टी जो इट वाज एंडेड इन द ईयर 1646। 1646 में पूरी तरह से अराविडु डायनेस्टी भी खत्म हो गई, और अराविडु डायनेस्टी के साथ पूरा जो भी हमारा किंगडम था विजयनगर किंगडम वो खत्म हो गया। विजयनगर किंगडम तो खत्म हो गया, बट इनके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ आइडिया ले लेंगे अभी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था देखते हैं विजयनगर किंगडम का। तो सबसे पहले जो किंग थे ही वाज हेड ऑफ ऑल द पावर इन द स्टेट, है ना? सो सबसे जो मेन होगा वो होगा किंग। उसके साथ साथ उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे टू असिस्ट द किंग इन द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आप जानते हैं, ये भी आप अभी जान चुके हैं। एम्पायर जो का इट वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंस, तो 6 प्रोविंस हुआ करते थे। नायक जो है ये गवर्नर हुआ करते थे हर प्रोविंस पे। उसके बाद हमें ये भी यहाँ पे पता चलता है कि अब यहाँ पे प्रोविंस को प्रोविंस तो नहीं कहेंगे, प्रोविंस को तो इंग्लिश में प्रोविंस कहा है, तो ये लोग प्रोविंस को क्या कहते थे? लोग प्रोविंस को राज्य या फिर मंडलम कहते थे। उसके साथ साथ राज्य और मंडलम जो थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राज्य और मंडलम। राज्य और मंडलम थे, इट वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, है ना? डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जिसे नाडु कहा जाता है। सो ये काफी सारे नाडु होंगे, और जो ये नाडु है ना? सो ये फर्दर डिवाइड किए गए थे इनटू सब डिस्ट्रिक्ट। तो सब डिस्ट्रिक्ट जो है इसे स्थल कहा जाता है। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज स्थल। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थल। उसके साथ साथ कुछ स्मॉलर यूनिट्स इसके नीचे आते हैं, वो है विलेजेस। विलेजेस को कहा जाता है ग्राम। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राम आपको देखने मिलते हैं। सो इस तरह से इनका पूरा एक सिस्टम बना था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमें देखने मिला विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद में आपको ये बता दूं कि महानायकाचार्य जो थे, ही इज एन ऑफिसर एंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, है। तो विलेज से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता था, डायरेक्ट इनके भी ऊपर, ये तो प्रोविंस हो गया, उसके भी ऊपर डायरेक्ट सेंट्रल पे जो कॉन्टैक्ट कर पाएगा वो हुआ, उसका नाम हुआ करता था महानायकाचार्य। सो ये डायरेक्ट विलेज लेवल से ऊपर तक कॉन्टैक्ट कर सकता था। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट था बिटवीन द विलेज एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज महानायक
महानायकाचार्य, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता था क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाली चीज़ें जो है डायरेक्ट सेंट्रल तक पहुँच सकती थी। सो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा हमें देखने मिलता है। उसके साथ-साथ वुमेन की अगर पोज़ीशन देखें तो वुमेन की पोज़ीशन यहाँ पे ठीक अच्छी लग रही थी क्योंकि वुमेन ऑक्यूपाइड द हाई पोज़ीशन एंड टूक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी लाइफ ऑफ द एम्पायर, है ना? तो सब में इनको रोल लेने का पार्ट लेने का एक ये मौका मिला था। वो पॉलिटिकल भी लाइफ जो है या फिर सोशल लाइफ है या लिटरेरी लाइफ है, हर चीज़ में एम्पायर के साथ वो थी। उसके साथ-साथ वो एजुकेट भी की गई थी, वुमेन को एजुकेशन दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी रेस्टलिंग में, उसके साथ-साथ वेरियस वेपन्स कैसे यूज़ करना ऑफेंस के लिए या फिर डिफेंस के लिए, वो भी सिखाया जाता था। म्यूज़िक भी सीखने का अलाउ थे और उसके साथ-साथ फाइन आर्ट्स भी सिखाया जाता था। सो वुमेन को काफ़ी डेवलप करने का मौका यहाँ पे दिया गया था ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। उसके साथ-साथ सम वुमेन आल्सो रिसीव एन एजुकेशन टू हायर ऑर्डर, है ना? तो एजुकेशन काफ़ी ऊपर तक भी एजुकेट हुई, काफ़ी सारी जो वुमेन थी वो। और नुनीज़ जो है ही राइट्स दैट द किंग हैड वुमेन एस्ट्रोलॉजर, है ना? तो किंग के पास कितने सारे वुमेन जो भी एम्प्लॉयी थे वो थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर किंग के पास वुमेन थी, क्लर्क वुमेन थी, अकाउंटेंट्स भी थी, गार्ड भी थी, रेस्लर भी थी। तो किंग के पास काफ़ी सारे वुमेन एम्प्लॉइज़ थे। सो यहाँ हमें ये पता चलता है कि वुमेन की पोज़ीशन काफ़ी एक अच्छी देखने मिलती है इस सोसाइटी में। बट उसके अलावा अगर इनके सोशल लाइफ़ की बात करें तो सोसाइटी ये काफ़ी सिस्टमाइज़ थी, बट वहाँ पे चाइल्ड मैरिज दिख रहे थे, पॉलीगैमी दिख रहा था, डाउरी दिख रहा था और सती भी दिख रहा था। चाइल्ड मैरिज की हम बात करें तो आपको पता है कि जो मैरिज का जो एज माना जाता है उसके पहले अगर शादी कर दी। पॉलीगैनी गैमी यानी आप कहते हैं कि जो एक मेल होता है उसकी काफ़ी सारी वाइव्स होती है, यानी एक हस्बैंड और काफ़ी सारी वाइव्स, उसे कहा जाता है पॉलीगैमी, है ना? सो पॉलीगैमी यहाँ पे आपको देखने मिलता है। उसके साथ-साथ वुमेन के अच्छी पोज़ीशन होने के बाद भी पॉलीगैमी यहाँ देखने मिलता है, डाउरी देखने मिलता है, सती देखने मिलता है ना? तो सती भी अब यहाँ पे लोग जाते थे, तो सती क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। उसके साथ-साथ किंग अलाउड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना? तो किंग ने यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन लोगों को दिया था। किंग जो थे वो बाकी रिलीजन के लिए भी टॉलरेंट थे। विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे वो ऐसा नहीं था कि आप कोई डिफरेंट रिलीजन के हो तो आपको आपका रिलीजन फॉलो करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो सबको फ्रीली यहाँ पे अपना रिलीजन फॉलो करने का मौका दिया जाता था इन द सोशल लाइफ ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आपको ये चीज़ें पता चलती है, तो यहाँ डाउरी देखने मिलता है, सती देखने मिलता है, पॉलीगैमी देखने मिलता है, चाइल्ड मैरिज भी देखने मिलता है। बट वुमेन की जो पोजीशन थी वो अच्छा था क्योंकि वुमेन का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा था। बट सोशल लेवल जो है वो कहीं न कहीं सोसाइटी में प्रेज़ेंट भी हमें पता चलते थे। सो ये हो गया विजयनगर एम्पायर के बारे में जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। सो इतनी चीज़ें आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में याद रखनी है। उसके साथ-साथ अगला जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो होगा बहामनी किंगडम पे, और उसके बाद हम बहामनी के बाद मुगल को स्टार्ट करेंगे। और मुगल जो होगा वो आखिरी पार्ट होगा आपके मिडीवल का, और आपका मिडीवल इंडिया जो है ये खत्म हो जाएगा।